सबको गुड मॉर्निंग ना। रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए बोलना नहीं। तो आज हम लोग क्लास 9th के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। परीक्षा में केवल 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। 40 क्वेश्चन एक नंबर के लिए। तो आज हम लोग कुछ लगभग 65 क्वेश्चन है, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम की। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है कि पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या के लिए जैसा यहाँ पहला ऑप्शन है √23 है, तो 23 का तो हम लोग वर्गमूल नहीं कर सकते हैं। हाँ, पाई को हमेशा हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ लिखेगा ये एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ देख रहे हैं कि ये इसका जो दशमलव प्रसार क्या है, अशांत अनावर्ती। तो दशमलव प्रसार जब अशांत होता है तो वो परिमेय नहीं होता, वो भी अपरिमेय होता है। और यहाँ देख रहे हैं 225 का वर्गमूल, 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15 है। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो 3 और 4 के बीच स्थित है, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहली पर में 3 है और दूसरा क्या है, 4। तो आप क्या करो, 3 और 4 को जोड़ो, उसको 2 से बटा करो, तो कितना हो जाएगा, 7/2। इसका आधा क्या होगा, 3.5, मतलब ये 7/2। इसमें से 7/2 तो दिख रहा है। ऐसे अगर आपको है तो सबको आप दशमलव में बदल सकते हैं। जैसे इसको दशमलव बदलेंगे तो ये 1 पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा, ये 3.5 आएगा। और 7/5 को अगर बदलते हो, 5 से भाग करते हो, तो 5 का 5, 2, 5 के 20 आ रहा, मतलब 5.4 आ रहा है। ये सब तो पॉसिबल ही नहीं है 3 और 4 के बीच 3.4। आप भाग करके भी बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं ऑप्शन से। नेक्स्ट आ जाएंगे। कहता है, यहाँ देखिए, यहाँ दशमलव प्रसार जो है ये P/Q के रूप में है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ ऐसे रहता, हम लोग दशमलव हटा देते हैं और 3/10 कर देते। पर जब यहाँ आवर्त रहेगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस तरह लिखते हैं, 3 हटाने के बाद 9 लिखते हैं। 3 का 3, 3 दिया 9, 1/3। मान लीजिए आपका प्रश्न में 0.01 रहता, तो यहाँ 3 अंक के ऊपर है, इसलिए 1/1, 2, 3, मतलब 3 का 9 लगा दें। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन 0.33 3 आवर्त होता, 33 है 9, 1 और 3, 1/3। ठीक है, इस तरह हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए ये व्यंजक दिया हुआ है, इसका मान निकालना है। √11 माइनस √7 प्लस √7। अब यह देखिए यह किस फॉर्म में दिया हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। तो √11 का स्क्वायर और ये √7 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो √11 का स्क्वायर क्या होगा, 11, और इसका क्या हो जाएगा 7। कितना है, 4 आंसर। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ कह रहा है 60 डिवाइडेड बाय 2√2 है। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं हम लोग, जो रूट के आगे रहता है उसको काट सकते हैं। 2 2 दिया 6 दिया गया। अब जो रूट के अंदर है वो 60 और यहाँ √2 एक साथ कंबाइन कर देंगे,
ठीक है, चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6√16 और यहाँ क्या है 2√2, तो यहाँ इसको 6/2 गुना रूट के अंदर रखेंगे 60/2 से काट सकते हैं। तो इस हिसाब से देखिए कितना हो जाएगा, ये तो 3 हो गया। ठीक है, क्या सवाल में कुछ छूट गया है क्या? ठीक है, देखते हैं ये कितना हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 या 30 आ जाएगा ना। 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6×5 30, 2 3 6 30। इसको तो कुछ नहीं कर सकते, ये 3√30 ये होगा, 3√30 ही होगा। तो इनमें से कोई नहीं हो सकता है कि अगर सवाल में ऐसा होता 2√20 होता तो उस हिसाब से 6√2 60√2 2√20 60/2 और यहाँ ऊपर में क्या है, सॉरी 60 है। एक मिनट, इसको बैक जाना पड़ेगा। √60 डिवाइडेड बाय 2√20। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 60 यहाँ 2√20, तो यहाँ 6/3 2 और यहाँ 60/20 वो रूट के अंदर हो जाता, कट जाने से ये कटने से 3 होता और यहाँ से 3√3 मतलब आंसर आ जाता है 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कभी 5√3 गुना 2√3 ऐसा है, तो सबसे पहले संख्या को गुना करेंगे 5 गुना 10 और √3 को गुना करने से 3 होता है, तो ये हो गया 5×50 150 आंसर। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है 32 का घात 1/5। तो 32 है, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का घात क्या लिख सकते हैं 5, इस पर 2 का घात 5 लिखेंगे और 1/5। अब घात के ऊपर घात जो रहता है वो क्या होगा, जाएगा, तो 2 का घात क्या हो गया 1, मतलब आंसर आ गया। तो हो सकता है प्रश्न में क्या रहे, मान लीजिए ऐसे रहे 64 है उसका पावर 1, तो 64 को हम लोग 2 का घात 6 लिख सकते हैं और माइनस में, तो 2 6 गुना -1/2 कटेगा तो क्या हो गया 3, यहाँ 2 का घात क्या आ गया -3। अब जब माइनस में घात होता है तो उसको बटा में ऐसे लिखते हैं 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, मतलब आंसर आ गया 1/8। ठीक है, इस टाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्न में कौन रैखिक बहुपद है, वह बहुपद जिसका घात 1 हो। घात 1 होने से उसको हम लोग कहते हैं रैखिक। घात अगर 2 है तो द्विघात, और अगर घात 3 है तो ये होता है त्रिघाती। यहाँ देख रहे घात 2 है, ये तो द्विघाती होगा, ये है द्विघाती, ये है त्रिघाती, ये क्या है त्रिघाती, ये देख रहे हैं इसमें घात क्या है 1 है, तो ये रैखिक हो जाएगा और ये तो द्विघाती। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए देखिए, बहुपद के लिए एक ही कंडीशन होता है कि जो चर होता है ना, चर का घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए।
4 का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। उस स्थिति में यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो देखिए x का घात तो 2 है, यहाँ x का घात क्या है? 1, यहाँ घात 1 है, यहाँ पर भी देख रहे 1 का घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है। यहाँ देखिए 5/y लिखा हुआ, अगर इस y को ऊपर ले जाते हैं तो घात क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। उस स्थिति में ये बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बहुपद का घात बताइए। देखिए ये डायरेक्ट नहीं देके थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूजन करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ये पहले इसके साथ गुना होगा तो 2x³ हो जाएगा, और इसके साथ गुना होगा तो 3x⁻³ है, यहाँ 2 है तो x⁻ क्या हो गया? 5। तो देख रहे अधिकतम घात कितना आ गया? 5। तो यहाँ घात कितना हो जाएगा? घात बराबर 5। ठीक है। नेक्स्ट है एक बहुपद दिया हुआ है px बराबर 2x - 1। तो इसको हम लोग क्या करना है? ठीक है, तो इसको सबसे पहले 2x - 1 है, इसको शून्य के बराबर करो तो 2x बराबर ये 1 उधर चल जाएगा 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। तो आपका शून्य कितना आ गया? 1/2। यहाँ देखिए एक बहुपद दिया हुआ है x² - 2x + 1। आपको निकालने के लिए कह रहा है p1। तो यहाँ x का जितना भी है वहां 1 डाल दो, गुना 1 गुना 1 गुना 1 नहीं है प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 2, 2 1 का 2 प्लस 1, दोनों प्लस वाला को जोड़ देंगे 2 - 2 क्या? 0। आंसर आ गया 0। हो सकता है आपको p2 निकालने दें, हो सकता है आपको p - 1 निकालने दें। अगर मान लीजिए p - 1 निकालना होता क्या होता? -1 का स्क्वायर -2 -1, और यहाँ तो कितना दिया हुआ है? 1 -1। अगर ध्यान दीजिए कोई भी माइनस है उसका पावर ऊपर में सम संख्या है तो आंसर रिजल्ट आ जाएगा, और उसका पावर मान लीजिए विषम संख्या है हो जाएगा -1। पावर पर डिपेंड करता है, तो ये सम है इसलिए 1 होना चाहिए। ये माइनस माइनस प्लस प्लस, आपका रिजल्ट सब तो प्लस माइनस आंसर क्या आ जाएगा? 4। ठीक है। नेक्स्ट, यदि बहुपद दिया हुआ है को x + 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होता है? तो इस टर्म का जो यहाँ जो भाजक दिया रहेगा जिससे आपको विभाजित करना है उस भाजक को आप लिख लो, और इसका आप शून्यक निकाल लो। शून्यक मतलब उसको शून्य के बराबर कर लो। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या निकलेगा? -1। ठीक है। अब जो बहुपद दिया हुआ है उसको लिखो, क्या है बहुपद? x³ + x² + x + 1। इस x के जगह में आपने क्या डाला है? -1। ये जो -1 है यह -1 का क्यूब, ये -1 का स्क्वायर, ये -1, ये +1। अब अभी तुरंत बताएं, अगर माइनस का घात 3 है और यहाँ माइनस का घात क्या है? 2 है। यहाँ समझने की बात है, अगर माइनस का पावर विषम संख्या है तो रिजल्ट आपका माइनस आएगा, अगर माइनस का पावर सम संख्या है तो रिजल्ट क्या आएगा? प्लस। तो उस हिसाब से यहाँ पर क्या आना चाहिए? -1, ये तो +1, ये प्लस -1, ये हो जाएगा ये +1। देखिए रिजल्ट क्या है? दोनों कट जा रहा है, कट गया, रिजल्ट क्या आ गया? 0। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो अगर आपको गुणनखंड करने आता है डायरेक्ट, ठीक है। अगर मान लीजिए गुणनखंड करने नहीं आता है ना, तो क्या करो, आप ऑप्शन से बना लो। ठीक है, ऑप्शन से कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ देखिएगा क्या दिया हुआ है? x² - 5x + 6। अगर आप गुणनखंड करने जानते हो तो यहाँ क्या करोगे? वैसा संख्या चाहिए जिसको जोड़ने पर 5 आना चाहिए। 3 + 2x + 6, तो ये हो गया x²। ये 3x + 2x + 6, तो x कॉमन ले लेने से x - 3 -2 है, x - 3, ये हो गया x - 3, और ये x - 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह का गुणनखंड करने आपको नहीं आता तो आप ऑप्शन देख के बना दीजिए। आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? x² - 5x + 6 दिया हुआ है। ठीक है, आप ऑप्शन ले लो। ऑप्शन में क्या है कि आगे आगे वाला को गुना करो, ये x²
ठीक है, आ रहा है। लास्ट वाला को गुना करके देखो, 2 दिया 6, मतलब एक में क्या आ रहा है, -6। ठीक है, इसमें -6 आ रहा है, इसमें भी -6 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या आता है, +6, और यहाँ पर क्या आ रहा है, +6। तो मतलब आपका ऑप्शन में तो प्लस वाला कौन कौन है, इसको इसको गुना करने से तो माइनस आ रहा, मतलब ये कभी नहीं हो सकता है। प्लस माइनस आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। हाँ, माइनस माइनस प्लस ये हो सकता है, या प्लस 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 ये हो सकता है। और आप सवाल में देखिएगा, सवाल में आप देखने के बाद यहाँ देखिए कि यहाँ पर क्या है, माइनस। ठीक है, तो अगर यहाँ माइनस है तो दोनों क्या होना चाहिए, बीच में अगर माइनस है तो दोनों क्या होना चाहिए, माइनस। ठीक है, बीच में है तो दोनों क्या होना चाहिए, माइनस। इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा सही होगा। ठीक है, ठीक है ना। आप गुना करके, डायरेक्ट गुना करके भी आंसर ला सकते हैं। आप डायरेक्ट इसको ऑप्शन को डायरेक्ट गुना करते इससे, ऐसे x को पहले इसके साथ गुना कर दीजिए, और फिर -2 को फिर इसके साथ गुना कर दीजिए। इसे गुना करके भी बना लीजिए, x² - 3x - 2x + 6। ये x² हो गया, दोनों माइनस में से 5x तक, उल्टा आंसर आएगा। क्लियर। इस टाइप का क्वेश्चन गुणनखंड आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो डायरेक्ट आप गुना कर लीजिए। नेक्स्ट है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जो कार्तीय तल है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष। ठीक है, x अक्ष x', y अक्ष, इसको हम लोग कहते हैं क्या बिंदु, मूल बिंदु। तो आप तो कहेगा मूल बिंदु का परिभाषा क्या है, तो x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं, x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। या फिर x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0 0। ठीक है, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। x अक्ष एवं y अक्ष के कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु तो हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, मतलब x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। नेक्स्ट, बिंदु ये किस चतुर्थांश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग जब कार्तीय तल जो है 4 भाग में बैठता है, इसको प्रथम, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थांश कहते हैं। इसमें क्या होता है ना, ये x', ये y, ये y'। इसमें जो होता है, ये x भी प्लस होता है और y भी प्लस होता है। इसमें क्या होता है, x क्या होता है माइनस और ये प्लस। इसमें दोनों क्या होता है, माइनस, इसमें प्लस और माइनस। तो यहाँ देखिएगा, प्रथम चतुर्थांश के लिए कंडीशन है 3 5। तो यहाँ देखिए, इसमें आपका दिया हुआ 3 - 5, मतलब यहाँ x प्लस होना चाहिए, x तो प्लस है, ठीक है, और 40 जो है माइनस होना चाहिए, मतलब ये कौन सा चतुर्थांश में आ गया, चौथा। स्पष्ट है, आराम से थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा। x दोनों अगर प्लस में है तो ये हो जाता है प्रथम चतुर्थांश। अगर x माइनस में है और y क्या है, प्लस में है, तो ये द्वितीय। अगर दोनों माइनस में है तो ये हो जाता है तृतीय। और अगर दोनों एक प्लस में है और ये माइनस में है, कोटि माइनस में, तो ये हो जाता है चतुर्थ। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, जिस बिंदु का y निर्देशांक 0 हो वह स्थित होता है। ध्यान दीजिए, एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। ठीक है, x अक्ष में क्या होता है, x का तो कुछ मान होता है पर कोटि जो होता है 0 होता है, y अक्ष में ये 0 y होता है। ठीक है, तो यहाँ कहता है जिस बिंदु का y निर्देशांक क्या है, 0 है, तो वो कहाँ स्थित होगा, तभी वो चतुर्थांश में नहीं होगा, वो अक्ष पर स्थित होगा। याद रखना, वो चतुर्थांश में कभी नहीं होगा, मूल बिंदु में कभी नहीं होगा, या तो दोनों अक्ष में होगा। तो कौन सा 0 है, अगर y 0 है तो x अक्ष पर स्थित होगा, अगर ये 0 है, भुज 0 है, तो वो y अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, ऐसे इसको ध्यान रख, क्लियर है। जैसे अगर हम लोग निर्देशांक लिखते हैं तो इस बिंदु पर अगर स्थित है तो इसको लिखते हैं x0। ठीक है, और इस बिंदु पर स्थित है तो इसको लिखते हैं 0 y। क्लियर है,
इसको कहते हैं एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिंदु 0,7 काटती तल में कहाँ स्थित है? तो क्या एक अगर 0 है, देख रहे हैं कि एक क्या है, 0 है, तो ये चतुर्थांश में तो नहीं होगा, चतुर्थांश में नहीं होगा क्योंकि एक 0 है। अभी तुरंत बताएं, 0 ये रहने से, x रहने से ये x अक्ष और 0 y रहने से ये क्या होता है, y अक्ष। उस हिसाब से आपका देखिए सवाल में कौन सा है, पहले 0 है, मतलब 0 7, मतलब ये कौन सा अक्ष हो जाएगा, y अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या लिखते हैं? फिर से वही चीज आ गया, y अक्ष के x अक्ष के लिए ये हो गया, y अक्ष के लिए ठीक है 0 है। अच्छे से इसको अच्छे से पढ़िएगा, कंफ्यूजन बहुत होता है। ध्यान रखना है, भुज और कोटि के लिए भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे ये एक्स वाई है, तो एक्स को कहते हैं भुज और वाई को क्या कहते हैं, कोटि। वास्तव में भुज क्या होता है, वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी को भुज कहते हैं, और कोटि किसे कहते हैं, एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है, भुज और कोटि के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये बोलेगा 3 - 5, तो इसका भुज क्या है, इसका भुज क्या है 3, और कोटि क्या है -5, -5। ठीक है, ये जो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण का मानक रूप का तुलना करते हुए ए बी सी का बात बताना है। जैसे ये a2x - 3y - 6 बराबर 0 है, इसको तुलना करने के लिए ऊपर में लिख देंगे ax + by + c, ये हो गया मानक रूप। ठीक है, मानक रूप। तो यहाँ से आपका निकल गया a बराबर 2, यहाँ से देखिए तुलना कीजिए, यहाँ से b बराबर क्या निकल गया -3, और c बराबर क्या निकल गया -6। आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए बी सी। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा अलग कर देते हैं, y बराबर 2x - 5 ऐसे कर देते हैं। तो पहले आप इसको सीधा करो। सीधा कैसे करोगे, एक सबको एक साइड ले जाओ, आप इसको एक साइड ले जाओ, ऐसे चाहे कोई भी साइड ले आओ। मान लीजिए यहाँ 0 रख देते हैं, ये 2x है, -5 है, इसको उधर ले जाएंगे 3। अब ये सीधा करो, पहले 2x लिखाता है, फिर y आता है, फिर -5। अब आप तुलना करो, ax + by + c बराबर 0। तो यहाँ से a बराबर क्या निकल गया 2, b बराबर क्या निकलेगा -1, और c बराबर -1। ठीक है, ठीक है। कभी कभी अधूरा रहेगा क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा इस तरह का, क्वेश्चन रहेगा y बराबर 3x, y बराबर 3x, तो पहले सीधा करो इसको, आप उधर ले जाओ, इसको 0 लगा दो, -y। इसमें देख रहे हैं एक चीज नहीं, जिसको हम लोग 3x - y बराबर 0 लिखते हैं। यहाँ से तुलना करेंगे ax + by + c बराबर 0। x वाला को देख रहे हैं तो a बराबर निकल गया 3, b बराबर दे जाएंगे तो -1, और c नहीं है, जब c नहीं है तो c का मान क्या लगा देंगे 0। जो चीज नहीं रहेगा वो 0 लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समीकरण का हल पूछ रहा है, तो समीकरण में क्या करो, 2x - y बराबर 0 है, आप यहाँ लकीर मारो। ठीक है, अब यहाँ मान बैठा बैठा के देखो, पहला मान है कितना, 0 4, तो x के जगह में 0 डालना है और y के जगह में 4, ये तो 0 हो जाएगा, ये -4। आपका रिजल्ट क्या है, -4 पर आना चाहिए 0, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। सेकंड वन है, क्या है, 4x - y बराबर 0। आप x के जगह में कितना डाल देना, 1, और y के जगह में 4, ये 4 - 4, देखिए 0 आ गया, 0 आ गया, ये राइट साइड आना चाहिए, राइट साइड आना चाहिए, 0 आ गया, मतलब ये तो होना चाहिए। क्या इसमें हो सकता है, इसको भी चेक कर लिया जाए, 4x - y बराबर 0 है, तो इस x के जगह में आप कितना डाल देना, 1, और ये -4, ये -4 है, 4 - 4 कितना हो गया 0।
ओ सी को डाल रहे हैं, सी में -4 है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये 8 ना होगी। ठीक है, तो मतलब ये भी गलती है, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं 0 0। ठीक है, आप चेक करना डाल के मान को रख कर चेक करो। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ एक पॉइंट दे दिया है 4 7, 4 7 मतलब क्या हो गया, एक्स वाई दे दिया, मतलब x बराबर 4 और y बराबर क्या है 7। अब आपका एक समीकरण दे दिया है, समीकरण क्या है 2x माइनस वाई बराबर k। तो आपने क्या करना है, x के जगह में डालना है 4 और y के जगह में ब्रैकेट लगा दो 7 बराबर k। ये दो 4 दूनी 8 माइनस 7 बराबर k, घट जाएगा, 8 में से 7 गया 1, तो k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया 1। k का मान क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ लिखते रहो, ठीक है, कुछ लिखते रहिए, बैठे मत रहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट है, यदि x बराबर 1 y बराबर 2, फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक वही क्वेश्चन आपका, तो इसमें क्लियर दे दिया 2x प्लस 2y बराबर k है, तो यहाँ x के जगह में क्या बैठाने बोल रहा है, 1 रख दो और y के जगह में क्या रख दो, 3 1 का 3, यहाँ 2 दूनी 4, 3 और 4 क्या हो गया 7, तो k बराबर कितना हो गया 7। ठीक है, k बराबर क्या होगी 23। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ये हुआ x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x डैश, ये y, ये y डैश। ठीक है, x अक्ष का जो समीकरण होगा वो इस तरह से होता है, x अक्ष का समीकरण में हम लोग y बराबर क्या लिखते हैं, x अक्ष के लिए, x अक्ष के लिए समीकरण में y बराबर 0, और y अक्ष का समीकरण में याद रखिएगा y अक्ष में x बराबर 0। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, ये x अक्ष का पूछ रहा है तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ज्यामिति में जिन कथनों को सिद्ध करना होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय, जिसको सिद्ध करने का जरूरत होता है, और जो पहले से सिद्ध है, जिसको सिद्ध माना गया है, सिद्ध माना गया है, तो क्या कहते हैं, अभिग्रही, अभिधारणा, या ठीक है, स्वयं सिद्ध, ये भी पहले से सिद्ध होता है, पहले से सिद्ध। नेक्स्ट, यदि एक कोण 40 डिग्री हो तो उसका संपूरक कोण क्या है, संपूरक कोण पूछ रहा है, क्या कोण, संपूरक। तो संपूरक कोण के लिए माने दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, ए और बी एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए संपूरक कोण निकालना, तो 180 से जो भी कोण आपका दिया हो उसको घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 140 डिग्री, 140। नेक्स्ट, 70 डिग्री का पूरक कोण पूछ रहा है, पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा, 90 में से 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20। पूरक कोण मतलब ए और बी दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ठीक है, पूरक कोण मतलब 90 डिग्री, संपूरक मतलब 180। नेक्स्ट, आकृति में P क्यू आर एक रेखा है तो x का मान क्या हो। तो इस तरह का जो प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि P और Q एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बना कोण, या फिर हम लोग इसको कहते हैं, दूसरा नाम है रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म है। तो जो भी कोण बनेगा, ये तीनों का योग 180 होगा, मतलब 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x, तीनों का योग कितना होगा 180। तो ये पहले इसको कर लेते हैं, 4 और 3 क्या हो गया 7x, इस 40 को उधर ले जाते हैं, 40 आ गया, ये हो गया 140, 7x बराबर x बराबर 140 बटा 7, कटेगा तो क्या होगा 20, x बराबर कितना आ गया 20। अगर मान लीजिए अलग से पूछता कि कौन POS कितना होगा, तो देख रहे हैं POS तो दिखा हुआ है, ठीक है, POS तो 40 सही है। अगर पूछता SOR, कौन SOR, तो SOR बराबर क्या है 4x,
x का मान मेरा कितना है 20, मतलब कितना हो गया 80 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लीजिए 3x पूछता, 3 गुना 20 मतलब कितना हो जाता है 60 डिग्री। ये वाला कौन पूछता, ये 60 डिग्री हो। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज के में न्यून कोणों की संख्या क्या होती है? तो कोई भी जो त्रिभुज में न्यून कोण मतलब, न्यून कोण किसको बोलते हैं 90 डिग्री से कम, अधिक कोण 90 से अधिक और 180 से कम। ठीक है, और समकोण में हो जाएगा 90 डिग्री का कोण को समकोण का। तो कहता है न्यून कोणों की संख्या अधिक से अधिक त्रिभुज में कितनी हो सकती है? तो 3, अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं। अधिक कोण अधिक से अधिक 1 हो सकता है, और समकोण अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 1। तो आपसे क्या पूछ रहा है? न्यून कोणों के बारे में पूछ रहा है। तो अधिक से अधिक किसी त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं? 3। धीरे मत, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात इतना दिया हुआ तो सबसे छोटा कोण, अनुपात दिया हुआ, अनुपात में देखिए पहला कोण को क्या मान लीजिएगा 1x प्लस दूसरा को 3x और तीसरा को 5x बराबर क्या हो जाएगा 180। तो तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 9x बराबर 180। तो x बराबर 180 बटा 9, और से घटेंगे 120। तो x का मान कितना हो गया 20। तो x का मान इस तरह से निकलता है। अब सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो दिखाई दे रहा है 1x, सबसे छोटा बोल रहा है ना, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो 1x, तो 1x मतलब 1 गुना 20 मतलब कितना डिग्री आ गया 20 डिग्री। और अगर सबसे बड़ा पूछता, सबसे बड़ा तो कितना है 5x मतलब 5 गुना 20 मतलब कितना होगा 100 डिग्री। अगर वो पूछता कि सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा कोण का अंतर, सबसे बड़ा ये देखिए कौन है 5 है, और सबसे छोटा कौन है 1 है। तो 5 और 1 का अंतर तो 4 होगा, 4x। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 80। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है? तो कोई भी समबाहु त्रिभुज होता है, इसका प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री होता है। तीनों भुजाएं कितनी होती है बराबर होती है, तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर कोई त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो बराबर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो उसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। ये होता है समकोण त्रिभुज, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसका कोई भी भुजा ना बराबर, मतलब ये अलग हो ये अलग हो ये अलग, तो उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। तो प्रत्येक कितना होता है? ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं? सर्वांग समता की कसौटी जो होता है देखिए एस एस है, पहला जो है एस एस, दूसरा है एस ए एस, तीसरा ए एस ए, और चौथा जो है आर एच एस। ये 4 सर्वांग समता की कसौटियां हैं। ठीक है, तो ये भी है ये भी है ये भी है, बस ये वाला नहीं है। अब आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है ना, ये देखो। तो इसका कसौटी के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं आगे में क्या क्वेश्चन है। हाँ, दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यदि एक त्रिभुज का कोई दो भुजाएं और उसके अंतर्गत दूसरे त्रिभुज का कोई दो भुजा और उसके अंतर्गत का कोण बराबर है तो वो किससे होगा? ध्यान समझ लीजिए अच्छा से। चलिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं एक बार। यहाँ देखिए एस 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 क्या होता है अच्छे से समझे। मान लीजिए दो त्रिभुज है, ठीक है,
एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज क्या है PQR है। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। मान लीजिए इसका एक भुजा इसके बराबर हो रहा है, BC इसके बराबर हो रहा है और जो QR है वो इसके बराबर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रत्येक भुजा एक क्रमशः बराबर हो रहा है। कहने का अर्थ ये है कि AB बराबर PQ, BC बराबर QR और AC बराबर क्या हो रहा है PR। तो हम लोग कहेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है सर्वांशम है। तो किसके अनुसार, यहाँ पर आ रहा है SSS सर्वांशम, तीनों भुजाओं को बता रहे। ठीक है, SAS के बारे में पूछ रहा है ध्यान। चलो नेक्स्ट आते हैं, और भी है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कवर करते हैं हम लोग। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत, मतलब यहाँ देखिए ये एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है ABC और ये है PQ। कहता है इसका दो भुजा बना, मान लीजिए ये भुजा इसको दोनों बराबर, ये भुजा क्या कहता है एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण बराबर है। मतलब ये कोण इसके बराबर हो रहा है, ये अंतर्गत भुजा हो गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो रहा है। ठीक है, इसको 3 लकीर लगा देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कहते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये कौन सा हो जाएगा, दो भुजा और एक कोण का बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा SAS सर्वांतः। अगर मान लीजिए त्रिभुज रहता, त्रिभुज है, ठीक है, ये हो गया ABC और ये क्या है PQR। अगर एक मान लीजिए एक भुजा के बारे में बताता है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है, भुजा और उसके अंतर्गत रहता है, तो ये हो जाता है SAS सर्वांशम। ठीक है, और एक जो होता है RHS जो होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। ठीक है, ये समकोण होता है, मान लीजिए ABC है और ये है PQR, एक 90 डिग्री है, तो समझ जाना समकोण की जहां बात होगी वहां RHS प्रयोग होगा। RHS मतलब ये इसका जो कर्ण है ये कर्ण कहलाता है, कर्ण जो है बराबर हो रहा है, कोई भी एक भुजा बराबर है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं, मान लीजिए इसमें 90 डिग्री एक तो बराबर हो रहा है, ये 90 डिग्री बराबर होगा और एक कर्ण बराबर होगा। राइट मतलब क्या हो गया समकोण, समकोण बराबर होना चाहिए 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री, कर्ण बराबर होना चाहिए कर्ण बराबर कर्ण, और अंत में एक कोई भी एक भुजा बराबर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं RH। ठीक है, तो यहाँ सवाल ये भी है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांसम होंगे तो क्या होता है, तो याद रखिएगा यदि त्रिभुज क्या होते हैं सर्वांशम हो तो नंबर 1 संगत कोण बराबर होते हैं और दूसरा संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। पूछ देगा कि अगर दो त्रिभुज सर्वांशम होंगे तो क्या होंगे, तो बोला संगत भुजा भी बराबर होगा, संगत कोण भी बराबर होगा और संगत भुजा भी बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। यदि किसी त्रिभुज में, यहाँ देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। यदि कोई त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है किसका AC, यदि दो त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो रहा तो वो कैसा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक, समद्विबाहु त्रिभुज अगर दो भुजाएं बराबर हो तो जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें लिखा हुआ है ACB मतलब ये वाला कोण आपका दिया हुआ कितना डिग्री 70 डिग्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के समकोण क्या होते हैं बराबर, बराबर भुजाओं के समकोण क्या होते हैं बराबर। कहने का मतलब है अगर ध्यान दीजिएगा अगर ये दोनों बराबर है मतलब
अगर यदि त्रिभुज एबीसी में क्या है, ए बी बराबर क्या हो रहे हैं, ए सी, तो ए बी का सामने का कोण हो जाएगा कोण सी, और ए सी का सामने का कोण हो जाएगा कोण बी, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब अगर ये इसके सामने का 70 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 70, आमने सामने का बराबर हो गया। अब त्रिभुज का नियम क्या कहता है, आपको निकालने के लिए दे रहा है, बात पूछ रहा है, अच्छा एबीसी के बारे में पूछ रहा है, त्रिभुज एबीसी के बारे में, तो त्रिभुज एबीसी भी कितना होगा, 70 होगा। हाँ, सवाल में मान लीजिए इसको पूछ देता, मान लीजिए सवाल में इसको पूछ देता, तो आप बता सकते हैं 70 70 क्या हो गया, 140। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होना चाहिए, तो इस हिसाब से x का मान कितना होना चाहिए, 40 डिग्री। कितना डिग्री, 40 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180। ये 70 हो गया, ये 70 होगा, आमने सामने का बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा भी पूछ देता है कभी कभी। अगर मान लीजिए ये कहता है कि ये x है और ये x है, मतलब ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने का भुज कौन, ये इस कोण के सामने का हो जाता है, दोनों भुजा भी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो बराबर कोणों के समूह कोण भी बराबर होते हैं, और समूह कोणों के भुजाएं भी आपस में क्या होते हैं, सामने सामने के भुजा जो होते हैं, ये नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल निश्चित रूप से है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ रहा है। बराबर भुजाओं के समूह कोण भी बराबर होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दोनों बराबर है, ऐसा भी हो सकता है, इसका उल्टा यहाँ देख रहे हैं कि दोनों, तो यहाँ अगर कोण बराबर है, कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी। कौन सी भुजाएं बराबर होंगी, सम्मुख, यहाँ सम्मुख क्या बात हो रहा है, अगर सम्मुख कोण बराबर है तो सम्मुख भुजाएं बराबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वह क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिए समांतर चतुर्भुज का गुण क्या होता है, ध्यान दीजिए। ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया, इस समांतर चतुर्भुज में ए बी सी और डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो जनरली क्या होता है कि आमने सामने का कोण बराबर होता है, कोण ये इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर, सम्मुख कोण बराबर। ठीक है, आमने सामने का ये भुजा इसके बराबर होगा और ये भुजा इसके बराबर, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है, पर विकर्ण बराबर नहीं होता है। विकर्ण जो है, अगर विकर्ण इसको बोलते हैं AC नॉट इक्वल टू विकर्ण BD, BD के बराबर नहीं होता है, इसके लिए समांतर चतुर्भुज। पर अगर एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण बराबर हो रहे, वो आयत में बदल जाता है, चारों बराबर नहीं होगा, सॉरी, ये 90 हो गया, ये भी आपका 90, ये भी 90। तो जब आयत की बात होता है तो इसका जो आयत का जो विकर्ण होता है, आयत का जो विकर्ण होता है बराबर होता है, और आयत के साथ वर्ग, अगर वर्ग भी बोलता, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, तो भी उसके विकर्ण बराबर होते हैं, इसके भी विकर्ण बराबर होते हैं। याद रखिएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आयत, आपका ऑप्शन में आयत भी है, वर्ग भी है। नहीं, समचतुर्भुज किसको बोलते हैं, समचतुर्भुज इस तरह का रहेगा, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो उसको समचतुर्भुज बोलते हैं, पर 90 डिग्री नहीं होता। और वर्ग में क्या होता है, बराबर भी होता है और समकोण समकोण भी होता है, 90 डिग्री भी होता है। ठीक है, यहाँ क्या देखिए, वर्ग में सब कोण क्या होता है, ऐसे कोना बना दिया, मतलब ये 90 डिग्री को बता रहा है। ठीक है, पर इसमें 90 डिग्री नहीं होता, इसका विकर्ण भी बराबर नहीं होता है, किसका, समचतुर्भुज का, इसका जो विकर्ण होता है वो बराबर नहीं होता है। तो विकर्ण किसका बराबर होता है, आयत का और वर्ग।
फिलहाल पहला ऑप्शन जो है आयत लगाएंगे, ठीक है। वर्ग भी हो सकता है पर पहला प्रेफरेंस आयत को देंगे, ठीक है। एक चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है? 360। नेक्स्ट कहता है एक चतुर्भुज का कोनों का अनुपात दिया हुआ है। फिर से वही चीज क्वेश्चन आ गया। 3x प्लस क्या लगाएंगे? 4x प्लस 9x प्लस 13x, तीनों का योग क्या लगाएंगे? चतुर्भुज की बात हो रही है, 360 जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 8 8 9 8 कितना होता है? 17 17 और ये कितना हो जाएगा? 30x बराबर 360। x बराबर 360 बटा 3, 30 0 0 कट गया, कितना आ गया? 12। x कितना आ गया? 12। तो क्या पूछ रहा है? इस त्रिभुज का सबसे छोटा कोण तो कौन है? सबसे छोटा तो क्या है? 3x। ये क्या होगा? 3 गुना 12, 12 क्या कितना डिग्री होगा? 10 डिग्री। सबसे बड़ा पूछता तो, सबसे बड़ा कौन पूछता तो, सबसे बड़ा कौन कौन सा है? सबसे बड़ा कौन तो है आपका 13x, मतलब 13 गुना 12, 13 और 12 को गुना करके कितना होगा? 156 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आया 38 नंबर। किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम में मिलाने से रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज क्या होता है? तो एक समांतर चतुर्भुज होता है। जैसे मान लीजिए एट रैंडम एक चतुर्भुज ले लीजिए, ठीक है। पहला है ए बी सी और क्या है? डी। तो मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु क्या है? पी है। इसका मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच वाला बिंदु क्यू है। इसका मध्य बिंदु क्या है? आर है। इसका मध्य बिंदु क्या है? एस है। अगर हम इसकी सहायता से एक चतुर्भुज बना दे, मान लीजिए यहाँ से इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, वो आकार कैसा होता है? एकदम कोना जैसा बनेगा, समझ जाना। वो क्या बनेगा? ये क्या बनता है? क्या बनता है? आयत, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। आकृति एबीसीडी में एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बीसी बराबर कितना है? मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया। कहता है मान लीजिए इसका नाम दे दिया है ए बी, ऐसे करते हैं, ए बी सी और क्या डी है, और इसमें ए ई ऐसे करो इसको, ठीक है, थोड़ा उल्टा बना दिया, क्या हो गया? सेवन है, 38। देखिए एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। ये रहा समांतर चतुर्भुज जिसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भुजाएं बराबर होती है। अच्छा, बीसी कितना सेंटीमीटर दे दिया है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए मतलब ये जो लंब है इसे डालेंगे, ये ए ई होगा। ये ए कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। करेंगे क्या? निकालना क्या है? तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल बराबर होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ आधार कौन है? सी डी, और उस पर लंब जो डाल रहे हैं वो ऊंचाई हो गया ए।
बोलोगे सर सी तो नहीं दिया हुआ है, तो ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगे, तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा? 7। ये 7 सेंटीमीटर और ये क्या है? 5 सेंटीमीटर। गुणा कर देंगे तो 7 बचे 35 सेंटीमीटर। ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट है, देख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज ले लेते हैं। ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी। अब मान लीजिए एक इसी आधार पर एक अन्य समांतर चतुर्भुज लेते हैं। और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। देखिए यहां देखिए दोनों का जो आधार है वो समान है। आधार क्या है? आधार जो है सी डी है। और समांतर रेखा बोलने से ये ए क्यू समांतर क्या है? सी डी। ठीक है। तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। मतलब एरिया किसका? ए बी सी डी का जो बराबर होगा एरिया, इसका नाम क्या होगा? पी डी सी क्यू बराबर। ठीक है, बराबर। तो और साथ ही साथ मान लीजिए अगर यहाँ देखिएगा एक ही आधार, यहाँ लिखा हुआ एक समांतर चतुर्भुज है, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो यहाँ एक अलग अलग है, एक समांतर चतुर्भुज है और दूसरा क्या है? त्रिभुज। दो है। तो उस स्थिति में आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट बेसिस पे। अगर दो समांतर रेखाओं के बीच, यहाँ मेन पॉइंट लिख देते हैं, अच्छा ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि दो समांतर रेखाओं के बीच दो समांतर चतुर्भुज बने तो उनका क्षेत्रफल आपस में बराबर हो। तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। और सेम चीज है, यदि दो समांतर रेखाओं एवं एक ही आधार पर बने त्रिभुज हो तो उनका भी क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। दोनों केस में, पर दोनों एक ही आकृति होना चाहिए। अगर दोनों समांतर चतुर्भुज है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर दोनों त्रिभुज है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। पर यहाँ मेन पॉइंट है जो सवाल के हिसाब से नोट बोलने के बाद है, पर एक ही आधार एवं समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 होता है। इसका अर्थ क्या है? समझिए,
एक ही आधार एवं समांतर रेखाओं के बीच बने समांतर चतुर्भुज, और एक देखिए एक ही आधार है और उसमें क्या देखा आप सवाल में आ जाइए, समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार, यहाँ दो आकृति है, एक समांतर चतुर्भुज है और दूसरा क्या है, एक त्रिभुज है, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो उनका क्षेत्रफल, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। याद रखिएगा समांतर चतुर्भुज बड़ा होता है, त्रिभुज क्या होता है, छोटा होता है, और दोनों का जो अनुपात होता है 2:1। कहने का मतलब है समांतर चतुर्भुज जो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल से डबल होगा। तो यहाँ आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया, कितना दे दिया, 12। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो 24 हो जाना चाहिए, ठीक है। यह अनुपात को डबल हो जाता है, जस्ट डबल। समांतर चतुर्भुज जो होता है वो त्रिभुज से क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। स्पष्ट है। अगर हो सकता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया 12 और बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस स्थिति में 12 का आधा हो जाएगा, 24 नहीं होगा, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, ये सब क्वेश्चन ही अधिक अंक आपको एग्जाम में दिलाएगा। नेक्स्ट, वृत्तखंड एक चाप, जैसे एक वृत्त हो गया, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है यहाँ AB को कहते हैं जीवा, क्या कहते हैं, जीवा। और यहाँ AB के ऊपर अगर कैप लगा देते हैं, मतलब ये भाग, जैसे ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, ये भाग कहलाता है चाप, लिखा हुआ है, अच्छा एक चाप लिखा हुआ ना, चाप कहलाता है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं चाप। तो सवाल कह रहा है एक चाप तथा ये जीवा का जो बीच का जो क्षेत्रफल होता है, इसको हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं, स्पष्ट है। तो वृत्तखंड कौन, तो वृत्तखंड किस भाग के बीच का भाग होता है, तो एक तरफ चाप होना चाहिए और एक तरफ क्या होना चाहिए, जीवा होना चाहिए, ठीक है। एक तरफ चाप होना चाहिए और एक तरफ जीवा होना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, जीवा। ध्यान रखिएगा, वृत्त के, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है। अगर वृत्त बना लेते हैं और इसका सबसे बड़ी जीवा, जैसे ये तो छोटा सा जीवा हो गया PQ, इधर हो गया RS, ये भी जीवा हो गया, सबसे बड़े मतलब यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। तो ये जो होता है, मान लीजिए यहाँ चले देते हैं CD, तो यहाँ CD जो है क्या है, व्यास, क्या है, व्यास। तो आपसे पूछेगा वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। स्पष्ट है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, पूछता है। 3 असंग्रहित बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो केवल एक ही वृत्त। मान लीजिए 3 बिंदु हैं, ये A, ये क्या है B, और ये क्या है C। आप सबसे पहले इसको मिला दोगे और इसको समद्विभाजित करो इस तरह से, ठीक है, ये डॉट लाइन आया, ठीक है। अब इसको मिला दो ऐसे, इसको समद्विभाजित करोगे इधर से इधर से मिला दो, यहाँ जो कटेगा वो केंद्र होता है, और इसको मिला देने से क्या बनता है, वृत्त बनता है। क्या बनता है, वृत्त बनता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक और केवल एक, एक और केवल एक। नेक्स्ट है अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, तो हम लोग देखे थे कि एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र यहाँ AB, तो ये चाप हो गया, वृत्तखंड हो गया। तो एक वृत्तखंड द्वारा बना कोण, मान लीजिए इस वृत्तखंड के द्वारा यहाँ पर बिंदु P पर एक कोण बन रहा है, ठीक है। वृत्तखंड पर बना कोण, कोण PAB, कोण PAB, PA, सॉरी A, क्या नाम बोल रहे हैं, बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। या इसको उल्टा कर पढ़ेंगे कि अगर इसको उल्टा पढ़ते हैं, वृत्त खंड के द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष
भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। दुगुना मतलब केंद्र का कोण जो होता है, जैसे यहाँ पर अगर हम बना देते हैं इसको, ये केंद्र का कोण हो गया। तो ये जो अगर केंद्र है, ये अगर x है तो ये क्या हो जाएगा 2x। ये क्या हो जाएगा 2x। मतलब कोण AOB और कोण क्या हो जाएगा APB, क्या होगा बराबर। ठीक है, तो इस हिसाब से कह रहा है कि अर्धवृत्त का कोण है, तो यहाँ अर्धवृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए हम एक वृत्त बना ली। ठीक, तो अगर मान लीजिए ये अर्धवृत्त हो जाता है, ये अर्धवृत्त है, तो यहाँ पर का कोण कितना डिग्री बन रहा है 180। और तो इस बिंदु पर जो कोण बनेगा ये कहलाएगा, ये कितना डिग्री बनेगा 90। इसी को कहते हैं अर्धवृत्त कोण क्या होता है समकोण। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है एक ही वृत्तखंड के बने कोण। अगर ये वृत्त है, ये वृत्त है, ये AB है, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है और इसी वृत्तखंड के द्वारा यहाँ कोण बन रहा है। ये P है, ये Q है, तो ये कोण जो है कोण x बराबर क्या होगा कोण x। तो एक ही वृत्तखंड के द्वारा बने कोण मतलब कोण APB बराबर कोण AQB। ठीक है, आपस में क्या होगा, एक ही वृत्तखंड के बने कोण आपस में क्या होते हैं समान होते हैं, बराबर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा आकृति में AOB कितना डिग्री है 60 डिग्री। तो पूछ रहा है ACB कितना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा जस्ट आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्यों लिखेंगे केन AOB दुगना होगा किसका ACB का, और AOB तो कितना है 60 डिग्री है, तो ACB हो जाएगा, ये दो इधर आ जाएगा, ACB बराबर 60/2 बराबर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तो अर्ध परिमाप क्या होगा। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग A + B + C कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और कितना है 8 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, मतलब 30 का आधा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 30 का आधा क्या हो जाएगा 15, तो ऑप्शन में है ही नहीं, 15 सेंटीमीटर कर लेते। हिरोन सूत्र कौन सा है ये, इससे हम लोग त्रिभुज का क्या निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो प्रयोग होता है हिरोन सूत्र। यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ मान लीजिए आपका ये A आपका गिवन है 5 सेंटीमीटर, B है 12 सेंटीमीटर और C बराबर क्या है 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले S निकालिए, A + B + C/2। A का मान क्या है 5 12 और क्या है 13/2, ये हो जाएगा 30/2, मतलब ये कितना हो जाएगा 15। तो हिरोन सूत्र से
किरण सूत्र क्या होता है? एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी का ओवर रूट। एस कितना हो गया? एस हो गया आपका 15। 15 में से ए घटाएंगे, ये है 5, फिर 15 में से घटाएंगे 12, फिर 15 में से घटाएंगे 13, ये हो गया 15, ये कितना हो जाएगा 10, ये 3 और ये 2। तो हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 5, 10 को 2 गुना 5, और ये तो सही रहेगा 3 गुना 2। इसको हम लोग सजा लेते हैं। सबसे छोटा कौन है? 2, और 3 कितना टू है? 2 टू है, और 5 कितना टू है? 2। जोड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ से निकल गया 2, यहाँ से निकल गया 3, और यहाँ से निकल गया 5। 2 दिया 5 पास 6 6 25 30 ना, सॉरी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर छूट गया लगता है। ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका प्रत्येक भुजा? समबाहु त्रिभुज का जो इसका प्रत्येक भुजा दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है, तो प्रत्येक कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर। ये √3/4 हो गया। भुजा कितना है? 6 का स्क्वायर, मतलब √3/4। 6 का स्क्वायर क्या हो गया? 36। 4 से काटेंगे तो 4 9 36, 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ गया शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? πr/l। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ये शंकु हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं r, ये l और ये h, πr/l। नेक्स्ट, शंकु का आयतन क्या होता है? आयतन के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h, ठीक है। गोला का आयतन के लिए 4/3 πr³ फॉर्मूला प्रयोग करते हैं। अर्ध गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए 3 πr²। r त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन के लिए 4/3, नहीं सॉरी, आयतन पूछ रहा, 4/3 πr³। नेक्स्ट, r त्रिज्या वाले और h ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठ निम्न में से कौन सा होगा? फिर से पूछ रहा है, बेलन का कुल पृष्ठ पूछ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा बताते हैं। ये बेलन है, ठीक है, ये आपका r हो गया, ये आपका क्या हो गया? h हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर लिखते हैं 2πrh, ठीक है। और नीचे 2 आधार है, 2 आधारों का क्षेत्रफल। 2 आधार में पहला आधार वृत्त है तो 2 हो गया 2 आधार, इसलिए बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, दोनों को जोड़ देंगे 2πrh प्लस 2πr², ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मान लीजिए 2πr कॉमन ले लेते तो h प्लस r, ये ऑप्शन तो दिया हुआ है, सही, ठीक है। एक घन का आयतन दे दिया है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपका जो घन है, घन का आपका आयतन दे दिया है। घन का आयतन, घन का आयतन कितना है? 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो घन का आयतन बराबर लिखते हैं a क्यूब बराबर 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये a क्यूब है, ध्यान दीजिएगा। 512 को हम लोग क्या का क्यूब लिख सकते हैं? तो 6 गुना 6 गुना 6, 6 छक 36,
36 6 36 216 है। अच्छा 8 गुना 8 गुना 8 8 दूनी 16 8 64 64 को 8 से गुना करते हैं 8 चौके 32 8 सौ 48 48 और 4 के बाद है। अरे अरे 8 चौके 32 3 51 512 मतलब इसको हम लोग 8 का क्यू लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर का क्यू। तो दोनों तरफ क्यू हो गया तो ए बराबर कितना निकल गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है। पर आपको पूछ रहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। यहाँ 6 है a का मान क्या है 8 का स्क्वायर मतलब 8 क्या होता है 64 8 चौक 24 6 चौके 24 6 छक 36 और 2 क्या होगा 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयतन हमेशा क्यू में रहता है और क्षेत्रफल स्क्वायर में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और 10 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है तो तुरंत हो जाएगा। एक शंकु का ऊंचाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर आधार का त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं 2πr/h। 2 हो गया पाई का मान 22/7 और r कितना है r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहाँ r आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और h दे दिया है 10 सेंटीमीटर। यहाँ 10 बैठा देते हैं 7 7 कट गया कितना हो जाएगा ये 22 दूनी 44 गुना 10 मतलब 440 सेंटीमीटर। अरे और शंकु का पूछ रहा ना हम बेलन का निकाल दें सॉरी। यहाँ पूछ रहा किसके बारे में शंकु। अरे बाप रे ऊंचाई भी तिर्यक कुछ है ना। शंकु के लिए दिया हुआ है एल बराबर कितना सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर है। पाई हो गया 22/7 आर हो गया 7 और एल कितना हो गया 10 कट गया 3220 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर। अब देखिए अब आ गया परिसर। परिसर मतलब क्या होता है रेंज। परिसर मतलब अधिकतम मान निम्नतम मान। अधिकतम मान कितना है 56 और निम्नतम कितना है 14 घटा देने से कितना होगा 42। नेक्स्ट वर्ग अंतराल दिया वर्ग चिन्ह निकालना है तो वर्ग चिन्ह बराबर लिखते हैं निम्न सीमा तो उच्च सीमा बटा 2। तो निम्न सीमा यहाँ है 109 और उच्च सीमा है 119 छोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 9 9 18 22 काटेंगे तो ये 114 नेक्स्ट आ जाते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो माध्य निकालने के लिए क्या लिखते हैं प्राकृतिक संख्या तो 1 2 3 4 5 तो माध्य बराबर लिखते हैं चर मानों का योग बटा चर मानों की संख्या। तो चर मान कितना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा क्या है 5। ये हो जाएगा 15/5 कटेगा तो क्या हो गया 3 या 3 ऐसे हो गया। याद रखिएगा प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या जो शुरू होता है सबसे छोटी 1। अगर पूर्ण संख्या की बात करता है तो पूर्ण संख्या हो जाता है 0 से। अगर सम संख्या की बात करता हूँ
धनात्मक सम संख्या स्टार्ट होता है वो 2 4 6 8 और विषम संख्या वो भी धनात्मक अगर पूछता है ये होता है 1 3 5। नेक्स्ट आ जाते हैं में 5 की बारंबारता कितनी होगी पूछ रहा है। 5 की बारंबारता 5 की बारंबारता तो 5 कितनी बार आए हैं? 1 बार 2 3 4 5 6 बारंबारता क्या हो जाएगा 6। आगे बढ़ते हैं मातिका पूछ रहा है। मातिका पूछ रहा है मीडियन। मातिका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले सबको आरोही क्रम में सजा लो। आरोही क्रम में सजाओ कि सबसे पहले छोटा कौन है 2 3 5 पहले हो गया 2 फिर 3 फिर 5 फिर 6 7 उसके बाद 10 और 11 7 के बाद एक 9 है उसके बाद 10 है उसके बाद 11। ठीक है तो बीचों बीच वाला निकाल लो। बीचों बीच का कौन सा हो जाएगा कुछ गलती हो गया लगता है। अच्छा देखते हैं ये आपका इधर से 3 निकल गया इधर से 3 निकल गया तो बीच में 2 बच गया ना तो मान x बराबर क्या हो जाएगा 2 3 5 6 7 9 10 11 अरे 6 हो गया ना तो 6 + 7 बटा 2 मतलब क्या हो गया 13 बटा 2 मतलब इसका आंसर 6.5 होना चाहिए। ऑप्शन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं हम लोग 6.5 बना देते हैं। ठीक है तो ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा 2-3 क्वेश्चन हो। इसमें बहुलक पूछ रहा है बहुलक कैसे निकालते हैं जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक हो जिस चर की बारंबारता जिस आंकड़े की बारंबारता जिस आंकड़े की बारंबारता सबसे अधिक हो वह चर या आंकड़ा क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं हमको लगता है 5 ही ज्यादा बार आ रहा है 5 कितना बार 1 2 3 4 5 6 तो 5 की बारंबारता 6 जो सबसे अधिक है इसलिए बहुलक बराबर 5। कितना बार आ रहा वो इम्पोर्टेंट नहीं है किसका कितना किस मान का जो सबसे बार बार आ रहा वो इम्पोर्टेंट होता है। तो बहुलक का मान यहाँ क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 प्रायिकता से प्रश्न है। प्रायिकता के लिए हम लोग लिखते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा एक पासे को फेंका गया तो कुल अधिक से अधिक कितना बार फेंका गया है 1000 बार। ठीक है और उसमें 3 की बारंबारता कितनी आई है तो बेटा 3 कितना बार आया है
3 आया है 150 बार। कितना बार आया है? 150। यहाँ लिख देंगे 150, 0 कट के तो 15/100। ये आपका आंसर इस रूप में भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसको काटते हैं 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10, मतलब यह आ जाएगा 3/20। सरल रूप में दिया 3/20 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, संभव घटना जो निश्चित है, जिसको हम कहते हैं निश्चित घटना की जो प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 होता है, और असंभव घटना जो कभी हो ही नहीं सकता है, उसका जो प्रायिकता का मान होता है वो 0 होता है। प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 से 1, सबसे कम 0 और सबसे अधिक 1। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखते हैं प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से अधिक और 1 से कम। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है। इस तरह का भी कभी कभी ये सिंबल भी दे देता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। हाँ, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से, तो टोटल यहाँ कितना गेंद है? 30 गेंद, उसमें से 5 बार चौका मारती है। तो चौका अगर बोलता चौका मारने की प्रायिकता, चौका मारने की प्रायिकता पूछता, उस हिसाब से टोटल 30 गेंद है और 30 में से कितना बार चौका मारा है? 5 बार। तो 5/30 होता है। इसको सरल कर लेंगे, इसको अगर हम सरल कर लेंगे तो 5 एका 5 5 36, 1/6। पर यहाँ चौका मारने की नहीं पूछ रहा, चौका ना मारने की बोल रहा है। तो चौका ना मारने की प्रायिकता 30 हो गया। चौका ना मार, चौका कितना में नहीं मारता है? 24 गेंद में नहीं मारने सकता है। 5 नहीं, कितना बोल रहा है? क्रिकेट में ना 30 गेंदों में 5 बार चौके, तो मतलब कितना में नहीं मारने सकते? यहाँ हो जाएगा 25। 5 में सक रही है तो 25 में तो चौका नहीं लगा पा रही है ना। यहाँ 25/30। अब इसको काटेंगे 5 से 5, 5 6 30, तो रिजल्ट क्या होगा? 5/6। समझ में आया? ठीक है, तो आज का क्लास तो आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अच्छा से इसको एक बार अच्छा से रिवीजन कर लेंगे। ये सब एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आप लोगों का मात्र 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और परीक्षा में पास करने के लिए हो सकता है कि कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। 13 क्वेश्चन है ना, 40 में 13, 12 से लेकर 12, 13, 14 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। ठीक है, थैंक यू।